नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार झारखंड न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं महागठबंधन, बिहार के महागठबंधन की भी और विपक्षी महागठबंधन की भी। विपक्षी महागठबंधन की इसलिए क्योंकि अब सीट शेयरिंग को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कल दिल्ली में होने वाली है। अब उससे पहले बिहार की राजनीति में एक तरह से कहें तो हलचल मची हुई है सीट शेयरिंग के मुद्दों को लेकर, क्योंकि एक तरफ अगर हम सिर्फ महागठबंधन की बात करते हैं तो नीतीश और लालू के सामने भी इस सीट शेयरिंग को अपने ही राज्य में सुलझाना उनके लिए उतना आसान दिख नहीं रहा है, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से जो तमाम सीटों को लेकर दावेदारी ठोकी गई है। तो ऐसे में अब इसका क्या तोड़ निकालेंगे, और ये जो 40 सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, क्या वो सुलझा पाते हैं या नहीं। बिहार में सुलझ जाएगा तो दिल्ली में आसान हो जाएगा, और अगर बिहार में नहीं सुलझा तो दिल्ली की ये बैठक क्या इस पेच को सुलझा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तारुफ मैं करवा देती हूँ, मेरे सहयोगी हैं सौरभ जो पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ अनामिका सिंह जी हैं, जुड़ गई हैं। प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं सारिका पासवान जी, और अर्पित राय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत सिंह हैं प्रवक्ता एलजेपीआर। नितिन भारती है प्रवक्ता आरएलजेडी से। आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत मैं सबसे पहले करने जा रही हूँ सौरभ आपसे ही। जो खबरें आ रही हैं, सबसे पहले सौरभ एक मैं खबर का अपडेट आपसे ले लूं, हालांकि मेरी आपसे इस बारे में बात भी हुई थी। तो ये खबर आ रही है कि ललन सिंह नहीं पहुंच रहे हैं दिल्ली की इस बैठक में, तो क्या सिर्फ तेजस्वी ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं? जी बिल्कुल, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेंबर की बात करें तो बिहार से 2 लोगों को उसमें रखा गया है। पहला नाम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है और दूसरा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। चूंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए ये कंफर्म है कि कल की मीटिंग में वो नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी अकेले जाएंगे। लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी बात है कि अगर उसके पहले अगर हम देखेंगे 2-3 दिनों में, तो सभी पार्टियां अपनी अपनी बैठक कर रही है। जदयू की 2 दिनों की बैठक जो है वो उसका आज अंतिम दिन है। आरजेडी ने 2 दिनों की बैठक की, कल उसकी समापन हो गई और सभी अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से केवल फीडबैक ले रहे हैं कि लोकसभा क्षेत्र में जो स्थिति क्या है, यानी मौजूदा स्थिति क्या है, कौन ऐसे सांसद हैं जो जिताऊ हो सकते हैं और जो मौजूदा सांसद हैं वो कितना प्रभावी अभी भी हैं। यानी 2019 में जितना प्रभावी वो थे, क्या वो 2024 तक अभी भी उनका जो है वो प्रभाव लोकसभा क्षेत्र पे है या नहीं है। तमाम जो नेता हैं यही फीडबैक ले रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव। उसके बाद ही आगे की ये रणनीति तय करेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो मेरे पास खबर आ रही है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होने वाली है कि किसकी कितनी संख्या होगी। लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन, चूंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार भी चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जो सीटों का फॉर्मूला महागठबंधन के अंदर तय होगा वो 17-17, 5 और 3, यानी 17 आरजेडी, 17 जदयू, 5 कांग्रेस को ऑफर किया जाएगा और 3 वाम दल के जो नेता हैं या वाम दल के जो पार्टी हैं उनको ऑफर किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, उन्होंने कहा था कि जो सम्मान मुझे पहले मिला था मैं चाहूंगा वही सम्मान कांग्रेस पार्टी को दोबारा भी मिले। यानी 2019 में कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें दी गई थी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस चाहती है, यानी बिहार कांग्रेस चाहती है कि 9 सीटें उन्हें दोबारा मिले। बसपा माले के तरफ से कुछ दिन पहले दीपांकर भट्टाचार्य का जो बयान आया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी उम्मीदवारी का जो लिस्ट है, यानी जो सूची है, यानी लोकसभा क्षेत्र में जहां हमारी स्थिति मजबूत है, वैसी सूची जो है हमने बनाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दे दी है। और पर्दे के पीछे दीपांकर भट्टाचार्य ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी को कम से कम 5 सीटें मिले। तो निश्चित तौर पर दावेदारी और खींचतान जो है वो महागठबंधन के अंदर भी शुरू हो चुकी है सीटों को लेकर। जी ठीक है। अर्पित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो 17-17, 5-3 का जो फॉर्मूला लाने की तैयारी में जो महागठबंधन है, आसान दिख रहा है इस पर मनाना कांग्रेस और भाकपा माले?
पूजा जी, ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। जहां तक सौरभ जी की बात है, उन्होंने सही बोला कि 17-17, 5 और 3 का वो हाँ। है, लेकिन जहां तक सीपीआई-एमएल की बात है, दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने पटना वाले सम्मेलन ये बोला है कि वो 6 सीटों से कम में नहीं चुनाव लड़ेंगे। आरा, सिवान, केराका जैसी जगहों पे सीपीआई-एमएल का अच्छा खासा दबदबा है। पिछले बिहार लोक विधानसभा चुनाव में भी उन लोगों ने 12 सीटें जीती हैं। तो जहां तक उनके क्लेम की बात है, और फिर आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें, सीपीआई की बात करें, तो बेगूसराय वो नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा वो जहानाबाद की भी सीट पे भी अपना क्लेम मांग रहे हैं। तो ये जहां तक मेरा मानना है, 17-17, 5-3 पे तो आसानी से सहमति नहीं बन पाएगी महागठबंधन नेताओं के बीच में। ठीक है। मैं आरजेडी प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी, सारिका पासवान। यहाँ कांग्रेस और चलिए लेफ्ट के जो तमाम दल हैं उनकी तो मैं बाद में बात करूं, लेकिन यहाँ तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि पेच आरजेडी और जेडीयू के बीच में भी है, क्योंकि जब पिछली बार थी तो जेडीयू को जिन 16 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, इनमें से वो वही सीट थी ना जो आरजेडी को इन 16 में से 14 पर उसने मात दी थी, और उसमें से एक सिवान सीट है जो लालू यादव की बहुत ही प्रिय सीट है। तो रात तो यहाँ पे भक्ति नजर आएगी। सारिका जी, अच्छा सारिका जी हमारे साथ नहीं है शायद। ठीक है, मैं सौरभ आपसे इसका जवाब चाहूंगी क्या? ठीक है सौरभ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए अनामिका जी, मैं आपसे सवाल ले रही हूँ, अगर सीट शेयरिंग को लेकर जितना फंसा हुआ इस वक्त महागठबंधन नजर आ रहा है, क्या बीजेपी में सब कुछ क्लियर है? जो फॉर्मूला सामने आ रहा है, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, उनकी विचारधारा रही है कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ बहुत सम्मान से और बहुत ज्यादा उदारता के साथ व्यवहार करते रहे हैं। पिछले चुनाव में जब जदयू हमारे साथ था, तब भी हमने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव की बात, इवन विधानसभा में कम सीट होने के बावजूद भी हमने उन्हें बड़े भाई की भूमिका में रखते हुए मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया। तो भारतीय जनता पार्टी जिन भी दलों के साथ है, उनके साथ बहुत भाव से है और बहुत उदारता के साथ व्यवहार करती है, सम्मान के साथ व्यवहार करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है सिर्फ सत्ता पे काबिज होने के लिए नहीं करती है। हम देश के विकास के लिए राजनीति करना चाहते हैं, हम भारत को एक ग्लोबल पावर बनाने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके पास भी सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे। तो हमारे जब व्यक्तिगत स्वार्थ है वो गौण हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों के लिए राजनीति नहीं करती है, अपने सहयोगी दलों के साथ, और वैसे सहयोगी दल जो राष्ट्र हित में बात करते हो वैसे लोगों के साथ मिलकर देश के विकास के लिए बात करना चाहती है। तो क्या फॉर्मूला रहेगा बीजेपी का बिहार के लिए आने वाले समय में? अपने सारे सहयोगी दलों के साथ, जैसे कि हमेशा एक विचारधारा के तहत काम किया जाता है, तहत फॉर्मूले के साथ काम किया जाता है, सारी सीटों पर एक विस्तृत चर्चा करके सारे सहयोगी दल आपस में बैठकर इसको तय करेंगे। ठीक है, विनीत सिंह, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप पार्टी से, कितनी सीटें? पूजा जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कुछ दिन पहले इसी चैनल पे हमने डिबेट किया था जिसमें बात हुई थी, और सौरभ भाई इस बात की तकसीद करेंगे कि उन्होंने कहा था कि एनडीए में सीटों को लेकर राड़ होगी, जबकि हमने कहा था कि एनडीए में बिल्कुल जो चीजें हैं साफ हैं। आप हाजीपुर को एक सीट को नजीर ना बनाइए, कहानी खत्म होगी और खराब होगी घमंडिया गठबंधन में। अब तक हम लोग 15-15, 8 की बात कर रहे थे, अभी देखिए 17-17 की बात हो गई। मुझे लगता है कि असली सिर फुटौल अब चालू होगा घमंडिया गठबंधन में। अब कांग्रेस जो कि 2019 में जिसने एक सीट जीत कर लाज बचाई थी, आप उसको 5 सीट देंगे, वो मान लेंगे? वो भाई ये अपरोक्ष रूप से तो राहुल गांधी ना घमंडिया के ये नेतृत्व कर रहे हैं। और जो राज्य एक सीट नहीं जीत पाई थी उसको 17 सीट, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी, खास करके बिहार की बात कर ले, मानने वाली है। और आप देखिएगा, अगर नीतीश कुमार जी को पहला तो संयोजक पद अब तक नहीं मिला है उनको, इसलिए बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक अगर आपने नीतीश कुमार जी को मन मुताबिक चीज नहीं दिया, नीतीश कुमार जी उसी समय तक हैं, नहीं उनको मिलेगा वो सीधे निकलेंगे। तो मैंने पहले भी कहा था, वी विल हैव अ ग्रेट एंटरटेनिंग शो, और हम लोग इस पे मजा लेंगे। जी पूजा। विनीत जी ये बताइए, आपने बोला कि नीतीश कुमार को अगर उनके मन मुताबिक नहीं मिलेगा तो वो निकलेंगे, तो निकल के फिर आप ही के पास जाएंगे ना?
तो अगर एनडीए में नहीं, जाएंगे तो सौरभ। परेशानी तो चिराग पासवान को भी ही होगी। नहीं सौरभ भाई, एनडीए में उनके लिए फाटक कब का बंद हो चुका है। और ये भाई माननीय गृह मंत्री बोल चुके हैं, जेपी नड्डा साहब बोल चुके हैं, अब किस मुंह से आएंगे? तो मतलब ही नहीं बनता है। अब तो कहते हैं नहीं ना पर सुरसीत में ना इतो ना तो थस्तो, ना इधर के ना उधर के रहेंगे। आपने अभी तस्वीर न नहीं तेरह देखी। में। आपने क्या हो जाए तो बिहार की भी कहानी वैसी देखिए खराब सौरभ है। भाई, बिल्कुल देखा कुछ है। नहीं कह सकते। आपने लगता है लेकिन तस्वीर नहीं देखी है प्रधानमंत्री के साथ उनकी। हाँ, देखा तो है, शायद देखा है सौरभ इसमें भाई। भी सौरभ जी मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के विषय में आपने कहा, अगर आप देखेंगे तो भी एक देश के प्रधानमंत्री की तरह और एक नायक की तरह उनका कितना उद्दत और एक बहुत ही एक देश हित में किस तरह का चेहरा सामने आता है जब नीतीश कुमार जी को वहां पर प्रस्तुत किया जाता है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि केजरीवाल भी वहां होते हैं और देश के सारे मुख्यमंत्रियों का न्योता होता है। ये बात अलग है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते इस स्तर पर उतर आई है कि विश्व में क्या छवि बनेगी उनके मुख्यमंत्रियों को नहीं भेजने से, उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है। तो इसको आप इस तरह से देखने की बजाय ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है कि ऐसा व्यक्ति जो हर बात पर पलटता हो, जिसकी कोई विचारधारा ना हो और जिसका अंतिम लक्ष्य अपनी सनकपूर्ण सत्ता हासिल करके और बिहार को विनाश के कगार पे खड़े कर देना हो, भारतीय जनता पार्टी ने जितना उनके साथ बहुत अच्छे से सम्मान से निभाना था निभाया। जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा, अब हमारे पास उनके लिए फॉर्मूला तय हुआ है। जी, मैंने कहा कि सारे सहयोगी दल और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग बहुत जो सत्ता पे हम आने के पहले हम ये चाहते हैं कि हम समाज का विकास कैसे करें, देश हित में कैसे काम करें। तो अगर किसी भी दल को, मैं बहुत विश्वास से आपके मन से कहना चाहती हूँ, मेरे सहयोगी भाई यहाँ पर हैं, हम किसी भी दल को, वो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी हमारे सहयोगी दल है, किसी को भी किसी भी सीट का अगर समझौता करना पड़ता है, कुर्बानी भी देनी पड़ती है, तो हम देते हैं, क्योंकि हम वो राष्ट्र हित में करते हैं। और मुझे इस बात का अपने सहयोगी दलों के लिए भी बहुत विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर। महागठबंधन को आप पूरी तरह से घेर लेते हैं, लेकिन आपकी बात करें तो उसमें चुप्पी साथ आते हैं, बातों को घुमा जाते हैं। जी, आपकी आवाज कट रही है पूजा जी। जी पूजा जी, आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे प्लीज। हाँ नितिन जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि सीट शेयरिंग को लेकर आप इंडिया गठबंधन पर तो खूब सवाल उठा रहे हैं, महागठबंधन पर खूब सवाल खड़े कर रहे हैं। आपसे मैं पूछूं कि आपकी एक्सपेक्टेशन है क्या, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर क्या बात हो रही है, क्या फॉर्मूला लगाने की कोशिश की जा रही है, उसमें आप बातें घुमा जाती हैं। देखिए पूजा जी, विषय ये है कि जब सीटों की बात आती है तो सीटों को लेकर एक बहुत विस्तृत निर्णय होता है, जिसके सीट वाइज उस पर डिस्कशन होता है, और ये गठबंधन के अंदर दलों के बीच आपसी तालमेल की बात होती है। तो मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि चैनल के ऊपर तो इसके विषय में विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक संदर्भ जरूर देना चाहूंगा इस विमर्श के लिए जिस विषय पर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। जो बेसिक अंतर है इंडी अलायंस का, जिसको इंडिया अलायंस कहना मैं उचित नहीं समझता हूं, अब लोग नाम दे रहे हैं देश के नाम को, अपने गठबंधन का नाम, तो ये कहां तक नैतिक रूप से जायज है, ये उन्हीं लोगों पर मैं छोड़ता हूं। तो ये जो एक पक्ष नाम ही आप चेंज कर रहे हैं इसकी वजह से, जी तो नाम, देश का नाम बदल रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान है, संविधान से चलने वाला यह देश है, संविधान ने इंडिया और भारत दोनों नाम दिया है और मेरे लिए दोनों आदरणीय है, मेरे लिए दोनों सम्माननीय नाम है। लेकिन चंद राजनीतिक दलों के गठजोड़ को पूरे देश का नाम दे देना, यह तो कहीं से नैतिक रूप से मुझे स्वीकार नहीं है। बाकी इन दलों की नैतिकता पर मैं छोड़ता हूँ। मैं विषय पे आता हूँ पूजा जी, मैं विषय पे आता हूँ। जो इन दोनों ही गठबंधनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ जुड़े जितने भी हम सहयोगी दल हैं, इनके बीच वोट बैंक को लेकर किसी तरह की प्रतियोगिता नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, वो एक ही वोट बैंक पर, एक ही कुएं से बाल्टी से पानी निकालने वाली प्रतियोगिता में बीजी है। इसलिए इनका जो आपसी जो एक प्रतियोगिता चल रही है कि हम अपने वोट बैंक को कैसे सुदृढ़ करें, हम अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें, ये गठजोड़ में, ये गठबंधन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आएगी। अब आप ये देख लीजिए, आप बिहार के संदर्भ में ही देख लीजिए, चाहे आप जनता दल यूनाइटेड की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, सीपीआई की बात कर लें, जिसकी भी माया माले की बात कर लें, इन सब का जो वोट बैंक है वो एक ही तबका है। उनको मालूम है कि हमें यहां से अपनी सीटें निकालनी है। और तब उस परिस्थिति में क्या हो रहा है इन लोगों के साथ
कि जब ये सीट शेयरिंग की बात करते हैं तो उनके पास कई तरह के तर्क होते हैं। किन्हीं के पास यह तर्क है कि वो विधानसभा में उनकी ज्यादा सीटें हैं, किन्हीं के पास यह तर्क है कि किसी के पास पिछली लोकसभा में 0 सीटें आई हैं, तो कोई यह कह रहा है कि विधानसभा में मेरी अमुक सीटें हैं, इसलिए मुझे लोकसभा में इतनी सीटें चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है पूजा जी कि इस तरह की जो गतिविधियां आपको सामने दिखाई दे रही हैं वो इसी वजह से है कि मनमुटाव वास्तविक रूप में सामने है। जहां तक एनडीए गठबंधन का सवाल है, एनडीए गठबंधन एक सही प्लेटफॉर्म पर विमर्श करने को मान्यता देता है। जब एक प्लेटफॉर्म पर सारे दल इकट्ठा होंगे, हम आराम से इस विषय को निर्णय करेंगे, और जैसा अनामिका जी ने कहा कि एक बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी इसको बहुत अच्छे तरीके से लेगी और सारे दलों का पक्ष समझेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ी बात होने जा रही है, कोई बड़ी मुश्किल आने ठीक है साहब, आपने क्योंकि लेट ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो स्वागत आपका कर रही हूँ। नितिन भारती का जितना आप जवाब सुन पाए हैं, कहीं ना कहीं मनमुटाव है और इसलिए ये सब बाहर आ रहा है और इसीलिए सीट शेयरिंग को लेकर तमाम बातें हो रही है। जवाब दीजिए। नितिन जी जो बातें कर रहे हैं उसमें कहीं कोई तथ्यात्मक बातें नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। सच तो ये है कि जिस दिन से इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, 18 जुलाई के बाद से आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री के स्तर से लेकर के उनके जो प्रमंडल स्तर तक के मंडल स्तर तक के पदाधिकारी, उनके अंदर बेचैनी है, घबराहट है, और कहीं ना कहीं यह स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल रहा है कि जनता और जनता का विश्वास केंद्र की सरकार ने खो दिया है, और केंद्र की सरकार पूरी तरह से जनता के बीच में बेनकाब हो चुकी है। और हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता हमको स्वीकार्यता प्रदान कर रही है, और जनता के बीच में जो हमारा समर्थन बढ़ रहा है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बेचैनी में है यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जो उनके साथ गठबंधन या अलायंस बिहार में लोग बनाए हैं वो अपने एक अदद सीट के लिए उनके साथ गठबंधन किए हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ, इनका कोई राजनीतिक हित नहीं है, इनका कोई राजनीतिक सोच नहीं है, इनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, और व्यक्तिगत हित में ये भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाकर के खेल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इनको अपने पिच पर 12th मैन के रूप में इस्तेमाल कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आपके मुताबिक और ना ही कोई स्पष्टता से ये अपनी बात कह पाते हैं। ठीक है, मतलब आपके मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, जो क्या फॉर्मूला उठा रहे हैं थोड़ा सा कोई मामला नहीं है, कोई मामला नहीं है। सीट शेयरिंग भी बेहतर होगा। सबसे पहले तो ये लोग कहा करते थे कि ये लोग बैठेंगे ही नहीं। जब हम पटना में बैठे तो कहे कि लिट्टी चोखा खाने के लिए लोग आए थे, जब हम बेंगलुरु में बैठे तो कहे डोसा इडली खाने के लिए गए थे, और जब हम मुंबई में स्पष्ट रूप से सब कुछ सामने लेकर के आ गए तब इनको बेचैनी और इनकी जो बौखलाहट है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है, और वो बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम हर स्तर पर दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे तो नीतीश कुमार संयोजक क्यों नहीं बने जी? काहे मुंह फुला के भाग जाते हैं? विनीत जी आप हनुमान हैं, हनुमान का काम है आग लगाना। आपकी लंका लगेगी, आपकी लंका जलेगी इस बार। कहां आप लंका में आग लगाइएगा ये सबको पता है, और आपने परिवार की लंका में जो आग लगाया है, और जिस तरह से झोपड़ी से अभी हेलीकॉप्टर पर आए हैं, अब आगे कहां पहुंचेंगे ये समय बताएगा। अरे तो प्रमोशन है ना झोपड़ी से हेलीकॉप्टर पे। डॉक्टर विनीत रुक जाइए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात कहने का। ठीक है, मैं आ रही हूँ। पर अरुण पांडे जी वो भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनको भी मैं इन कर लेती हूँ। तो अरुण जी, बेचैनी किस तरफ ज्यादा दिख रही है? दोनों तरफ क्या हालात नॉर्मल, बेचैनी दोनों तरफ बराबर है? नहीं, बेचैनी है नहीं। आपको याद होगा जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कभी दुकानदारी की बात की थी, माने पार्टी दुकान है ऐसी बात उन्होंने की थी। अब देखिए 2 दुकान अभी जो बिहार में जदयू की दुकान है, तो ललन सिंह का आज बयान आया वो नीतीश जी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो उनका बयान आया, भले नीतीश जी कहा करते थे कि न वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं न दावेदार हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करें और 1 to 1 सीट पर फाइट की स्थिति बना दें। लेकिन ललन सिंह का बयान अभी 13 तारीख की कोऑर्डिनेशन कमेटी के पहले, वो खुद मेंबर हैं और उन्होंने नीतीश जी का चेहरा सामने, उनको नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट दिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को वो सारा गुण दिख रहा है।
और उधर लालू जी जो हैं वो राहुल गांधी को आगे बढ़ा रहे हैं, राहुल गांधी को ताकत दे रहे हैं। तो ये जो दो अभी बड़े भाई और छोटे भाई की दुकान मैं इसलिए कहता हूँ पार्टी को कि ललन सिंह के शब्दों में मैं कह रहा हूँ, मुझे तो पार्टी ही कहनी चाहिए। आपको याद होगा जब जीतन मांझी ने 4 सीट डिमांड किया था तो उसमें उनको पार्टी से विदा करने के लिए ललन सिंह का बयान आया था कि कितनी दुकान हम खोलेंगे। तो उनकी नजर में जब पार्टी दुकान है तो उस दुकान में तो अलग अलग आप देखिए। अब रही बात की अभी दोनों चाचा भतीजा की अलग अलग बैठक हुई आवास पर, नीतीश जी ने अलग बैठक की और तेजस्वी ने अलग बैठक की, तो दुकान सजाने का तो काम होगा ही ना अभी। और अलग जब दुकानें हैं तो दुकान में ग्राहक को फंसाने के लिए, ग्राहक को पटाने के लिए, लोगों को जुटाने के लिए अलग अलग बैठकें होंगी। पार्टी जब अलग अलग है तो बैठक अलग अलग होगी। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई घमासान है, कोई कोहराम है। अभी सौरभ जी पिछले दिन जो बैठक आपके साथ जो चर्चा थी, मैंने कहा था कभी दावेदारी शुरू हुई है। अब कांग्रेस ने 9 सीट, आप जानते ही हैं कि ये कहावत है ना कि जब बंदूक की लाइसेंस लेनी होती है तो आदमी राइफल का लाइसेंस मांगता है। तो मिलनी है 5 सीट 4 सीट कांग्रेस को, दावा कर रहे हैं 9 सीट चाहिए। माले को 2 ही सीट मिलनी है जो उनको मालूम भी है दीपांकर को। लेकिन सीट बंटवारा के पहले अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करने के लिए, मैसेज देने के लिए कि हम अपनी पूरी पार्टी को, इतने लोग अब टिकट के लिए तो कांग्रेस में 10-15 लोग घूम रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष से लेके दिल्ली तक, और सीटें मिली हैं 4-5। तो बंटवारा के पहले कोई दल अपनी दुकान बंद नहीं करता है। अब वो राजद में भी आप देख लीजिए, पिछली बार 19 सीट पर राजद सेकेंड था, और 14 ऐसी सीटें हैं जिसमें 8 सीट पर जदयू और राजद का सीधे मुकाबला था और राजद रनर था, और 6 सीट थी जिसमें कांग्रेस से था। तो अब नीतीश जी कितनी सीट ले लेंगे? 16 सीट में तो आप देखिए यही 2 दल में जो मैंने की 14 सीट का मामला फंसा हुआ है। और मोटा मोटी अभी जो सीट के बंटवारे का फॉर्मूला हुआ है वो है रनर और विनर। जो फॉर्मूला जो पूरे विपक्षी गठबंधन की तरफ से दिया जा रहा है कि भाई हम तो विनिंग फॉर्मूले पर ही इस बार सीट शेयरिंग करने वाले हैं, अर्पित राय आप जवाब दीजिएगा इसका कि जो विनिंग फॉर्मूला जो जहां से जीत रहा है, जो जहां मजबूत है उसको वहां से खड़ा कर दिया जाए, तो वो 16 सीटें तो जेडीयू के पास ही गई क्या? ये समझे इस हिसाब से? जैसे 16 लास्ट टाइम के इलेक्शंस में देखें, भले ही वो बीजेपी के साथ लड़के जीता गया था, लेकिन 16 सीटें थी जनता दल यूनाइटेड की। अरुण जी ने सही बोला कि 17 सीटों पे राजद द्वितीय नंबर पे था, 8 सीटों पे कांग्रेस द्वितीय नंबर पे थी। तो जहां तक जनता दल यूनाइटेड की बात है, वो अपनी 16 सीटों पे क्लेम हटाता दिख नहीं रहा, वो अपना एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। 16 सीटें उनकी। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है, 16-17 सीटें वो भी। 8 सीटों पे कांग्रेस क्लेम कर रही है और बाकी 6 सीटों पे आपके लेफ्ट पार्टीज क्लेम कर रही हैं। मेरा ये मानना है कि आते आते घमासान तो मचेगा ही आपस में, लेकिन 16-16-5-3 का ही फॉर्मूला जो होगा वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, लेकिन सौरभ जैसे कि अरुण पांडे जी वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश है, ऐसी तकरार रार कुछ है नहीं, इतनी मुश्किल है नहीं सीट शेयरिंग में। देखिए, जब भी चुनाव की स्थिति आती है तो ये माहौल जरूर पैदा होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हर एक पार्टी पहले अपनी दावेदारी पेश करती है, उसके बाद खींचतान होता है और उसके बाद घमासान होता है। तो अभी जो स्थिति चल रही है बिहार की राजनीति में, वो दावेदारी और खींचतान की चल रही है। लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हर एक पार्टी ये कह रही है कि मैं इतनी सीटों पर हमारी स्थिति काफी मजबूत है। कारण फैसला निश्चित तौर पर जो बड़े नेता हैं उनको करना है। अब कांग्रेस के तरफ से जो अखिलेश सिंह है, फैसला वो तो नहीं करेंगे, फैसला राहुल गांधी करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। लेकिन अखिलेश सिंह के तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि 2019 में जो हमें सम्मान मिला था, मैं चाहता हूं हमारी पार्टी को वही सम्मान 2024 में भी मिले। तो एक तरीके से वो दावेदारी रख रहे हैं कि 9 सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। उसी तरीके से दीपांकर कर रहे हैं। कारण आपको चुनाव में जाना है, आपके साथ लाखों कार्यकर्ता हैं, आपके साथ हजारों नेता जुड़े हुए हैं, उनका भी आपको सम्मान करना है। तो आपको मीडिया के सामने अपनी दावेदारी पेश करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे और कल इसी कार्यकर्ता के बीच जाएंगे, नेताओं के बीच जाएंगे, तो वही कार्यकर्ता आपसे सवाल करेगा कि आपने तो मांगा ही नहीं था। मिलता या नहीं मिलता वो तो अलग बात थी, आप कम से कम मांग तो सकते थे। आपने तो लालू यादव के सामने अपनी मांग ही नहीं रखी, आपने नीतीश कुमार के सामने अपनी मांग ही नहीं रखी।
तो ये एक पॉलिटिकल मजबूरी भी है कि आपको अपनी दावेदारी पेश करनी रहती है, क्योंकि आपको उन कार्यकर्ताओं के बीच जाना होता है, उन नेताओं के बीच जाना पड़ता है, तो उनको एक दिखाना पड़ता है, उनको एक मोटिवेट करने की कोशिश होती है। तो वही हो रहा है। जी जी ठीक है। तो नितिन भारती, यही पॉलिटिकल मजबूरी थी कि भाई दावेदारी आपकी तरफ से ज्यादा सीटों की गई, लेकिन हो सकता है 3 पर ही संतोष करना पड़ जाए। पूजा जी, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी पार्टी, जैसा कि अभी सौरभ भाई ने भी कहा, कि हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर खड़ी होती है। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता और हमारे लोगों के बीच भी इस तरह की बात होती है कि हमारी कितनी दावेदारी हो सकती है। वो एक आंतरिक निर्णय होता है, आंतरिक डिस्कशन होता है पार्टी के अंदर भी। जहां तक गठबंधन की बात आती है, तो गठबंधन में जब आप रहते हैं तो गठबंधन का अपना धर्म है। हम अपनी बात एक उचित फोरम पर रखेंगे, हमारी बात कितनी सुनी जाएगी वो परिस्थितियों पर निर्णय होगा, और एक राय बनाकर ही हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो मैं एक अंतर बताना चाह रहा हूं, सौरभ भाई आप भी इस बात से एग्री करेंगे, कि हमारे गठबंधन और उस गठबंधन में जो आपसी खींचतान में जो ज्यादा दिक्कत इंडिया गठबंधन में क्यों दिख रही है, उसका कारण ही यही है कि ये लोग अपनी पार्टी की मजबूती पर भी एक एट ए टाइम काम कर रहे हैं जब ये गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात करते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि जिन परिस्थितियों से पार्टी को यहाँ तक लाया गया है उसमें अपने हिस्से की कोई चीज उनको दे दी जाए, क्योंकि एक बराबरी की बात सबके दिमाग में चल रही होती है। मैं एक संदर्भ आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले दिनों जब माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का जब संदेश आया और वहां पर जो भोज आयोजित किया गया था, रात्रि भोज, उसमें आमंत्रण मिला, सभी मुख्यमंत्रियों को मिला। इंडिया गठबंधन के भी कई मुख्यमंत्री थे जिनको यह आमंत्रण मिला। लेकिन आप देखिए कि गठबंधन के अंदर एक राय इस भोज में शामिल होने पर भी नहीं बनाई जा सकती। वो तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री शामिल हो रहा है और 3 मुख्यमंत्री अलग ही अपनी तरह अपना राग अलाप रहा है। तो इस तरह का जो मतभेद है वो सामने आ रहा है। अब यह भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि ललन बाबू किस वजह से कल मुख्यमंत्री कल वाली बैठक में ललन बाबू क्यों नहीं जा पा रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुछ बीमारी की तबियत ठीक नहीं है उनकी। हाँ, ये मैं उनके स्वास्थ्य की जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ, ललन बाबू जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन जिस तरह का वक्तव्य इनका प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के बाद, नीतीश और प्रधानमंत्री की जो कल उस दिन बैठक हुई, मीटिंग हुई रात्रि भोज में, जो मुलाकात हुई है, उसकी बाद की जो तस्वीरों को लेकर ललन बाबू का बड़ा तल्ख बयानबाजी आई है। तो अंदरूनी पार्टी के अंदर भी कई तरह की समस्याएं हैं वहां पर, तो इसको उससे भी रिलेट करके देखा जा सकता है। आप सवाल उठाते रहे विपक्षी गठबंधन को लेकर, तो वो सत्ता पक्ष का काम है भाई, क्योंकि वो तो कह रहा है ना कि हमने बेचैनी तो बढ़ा ही दी है, तभी तो तमाम सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन अनामिका और मैं सीट शेयरिंग में स्पष्टता नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में जो वाइब्स आ रहे हैं, लगातार जो बैठकें हो रही हैं, लगता है कि सीट शेयरिंग की चुनौती को भी पार कर लेगा विपक्ष। अनामिका जी, आवाज पहुंच रही है आपको? जी नहीं, मुझे आपकी आवाज में सुन नहीं पाई। पूजा जी आप फिर से कहेंगे? मैं ये पूछ रही हूँ अनामिका, ठीक है, आप लोग तो लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, मतभेद है, सीट शेयरिंग जो है नहीं कर पाएंगे, इसी पर अटक जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि कहाँ पटना, बेंगलुरु, मुंबई, अब दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। और सीट शेयरिंग को लेकर अगर मैं सिर्फ बिहार की बात करूं, जो अभी ताबड़तोड़ बैठकें चल रही है, सुलझती नजर आ रही है। पूजा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जितना बैठक करने पर और सब लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए गठबंधन और लोकतंत्र के खिलाफ भी मैं कहना चाहूंगी, और भारत के खिलाफ खड़े होने में जितनी ऊर्जा लगाई है, अगर इन सारे दलों ने अपनी अपनी जगह पर भारत के विषय में सोचकर, इस देश के विषय में सोचकर, देश के विकास के विषय में सोचकर और यहाँ की जनता जनार्दन के विषय में सोचकर अपने विकास कार्यों पर ध्यान लगाया होता, क्षेत्रवाद, जातीयता के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर भारत को बांटने की चेष्टा ना की होती, तो शायद इतनी सारी बैठकें करने की अलग अलग जगह पर जरूरत नहीं पड़ती और भानुमति का पिटारा जोड़ने की आवश्यकता इन्हें नहीं होती। तब शायद भारत की जनता इनके साथ खड़ी होती। ठीक है, ठीक है, आपकी बातें ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद आकर भारत बनाम इंडिया की जो लड़ाई वो शुरू हो गई है,
हमने इंडिया भारत नाम बनाम से डर इंडिया गया है की इनके पास। पूजा जी, भारत बनाम इंडिया की लड़ाई इन्होंने शुरू की है। हमारे लिए इंडिया भी उतना सम्मानीय है और भारत भी उतना सम्मानीय है। आप बताइए, विश्व में किस देश के दो नाम है? एक औपनिवेशिक काल की आज तक स्मृति इंडिया हमारे साथ है, फिर भी उसको सम्मान स्वीकार करते हैं। विश्व में अकेला भारत ऐसा देश है जिसको अगर भारत कह दिया जाए तो विपक्षी दलों को पीड़ा होती है। ये निहायत ही दुख का विषय है, एक संवेदनशील मानस के तौर पर, बुद्धिजीवी होने के तौर पर और भारत का नागरिक होने के तौर पर। हमारे पुराने ग्रंथों में आप देख लीजिए, भारत की बात होती है। आप जवाब देना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि यहाँ तो सवाल आपके लिए भी है। और जब बात होती है एलजेपीआर की तो फिर हाजीपुर सीट दिमाग में आ जाती है, फिर उसकी एक्सपेक्टेड सीटें जो वो चाह रही है कि सीटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन संतोष करना पड़ता है सिर्फ 3 सीटों को लेकर, ऐसी खबरें आ रही हैं फिलहाल। नहीं पूजा जी, हमारे गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में ऐसा कोई कवायद नहीं होता है और हाजीपुर की सीट बिल्कुल क्लियर है कि हम ही लड़ रहे हैं, हमारे ही प्रतिनिधि लड़ेंगे। मैं 2 बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा। आप याद कीजिए घमंडिया गठबंधन कितना हाय हल्ला मत आपको मिल रही है जी। हमने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कह दिया है कि वो जिस सीट है उस पे लोजपा राम विलास के ही प्रतिनिधि लड़ेंगे चुनाव। ठीक है, अच्छा। अब आप जी, अब चाचा जी की बात आप नहीं करें। चाचा जी प्रबुद्ध आदमी है, अनुभवी आदमी है, वो जहां जाए हम उनके लिए शुभकामना दे सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे पूजा जी। अब देखिएगा ये जो आपने ये तो दे दिया, कहा हाजीपुर सीट को लेकर आप कह रहे हैं कि बस खत्म बात। हाँ खत्म कहाँ, शुरुआत तो लड़ाई यही है नितिन जी। नहीं सीधी सी बात हमने नहीं पूरी। पूजा जी मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए ना, मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए ना प्लीज। देखिए, आप किसी भी गठबंधन में हैं तो गठबंधन में जब शीर्ष नेताओं की जब बैठक होती है, मुलाकात होती है, तो उसमें आपको कुछ बताया जाता है। उस बात के बिना पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है कि लोजपा रामविलास का ही प्रतिनिधि हाजीपुर से लड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाचा जी को यह बात बोला गया होगा, तो बात वहीं खत्म हो जाती है और इस बात को हुए खत्म हो गया समय, डन एंड डस्टेड। मेन जो मुद्दा है पूजा जी, हम इस पे आते हैं कि जो हाय हल्ला इतना मचा के ये घमंडिया गठबंधन आया था कि हम लोग एकजुट हो जा रहे हैं। आप याद कीजिए कि तीनों मीटिंग में कोई ना कोई मुंह फुला के भागा। अभी एजाज जी को तो हम उनकी वीरता के लिए, बहादुरी के लिए दाद देते हैं कि सब जानने के बावजूद भी आके वो डिफेंड करते हैं। और दूसरी बात सुनिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर इतनी एकजुटता होती तो क्या तेजस्वी यादव अलग मीटिंग करते, नीतीश कुमार अलग मीटिंग करते? क्या आपस में आप लोग सामंजस्यता बना के एक साथ बैठ के मीटिंग नहीं करते? इसके अलावा ये जो बोलना कि हमको 15 सीट चाहिए, हमको 6 सीट चाहिए, हमको 9 सीट चाहिए, ये एकजुटता का द्योतक नहीं है। पूजा जी इस बात को जान लीजिए। तो जैसा कि सौरभ भाई ने कहा ना कि खींचतान होगा, घमासान होगा, मेरा एक और जोड़ लीजिए, फिर भागदौड़ होगा, लोग भागेंगे वहां से। और मैं फिर से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, और ये एजाज भाई के लिए है, नीतीश कुमार जी को मालूम है कि राहुल गांधी ज्यादा तवज्जो लालू प्रसाद यादव को देते हैं और लालू जी राहुल गांधी को देते हैं। तो नीतीश कुमार जी को मालूम है कि अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मुझे वहां पर रहने का कोई फायदा नहीं है। और मेरी बात लिख लीजिएगा, नीतीश कुमार जी पहले शख्स होंगे जो निकलेंगे घमंडिया गठबंधन से जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जिन्होंने सबको एकजुट किया वही सबसे पहले निकलते हुए भागेंगे। चलिए इसमें मैं आगे सूत्रधार ने सबको मझधार में डाल दिया है, सूत्रधार सबको मझधार में डाल दिए हैं। ठीक है नितिन जी, हाजीपुर सीट पर पहले क्लियर कीजिए, कौन लड़ रहा है भाई, किसको मिल रही है वो सीट? पूजा जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे गठबंधन की तरफ से घोषणा होगी तो 40 सीटों की घोषणा एक साथ होगी, मुझे पूरा विश्वास है। उसमें केवल हाजीपुर की ये बात क्यों होगी, सारी सीटों की बात होगी। लेकिन मैं एक तथ्य में आपके सामने रखना, लड़ाई तो मुझे लगता है कि खास तौर पे टीवी डिबेट में इस लड़ाई को नहीं सुलझाया जाएगा। ये सुलझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां इसको सुलझा लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसके साथ चलने के लिए, कोई भी कुर्बानी देने के लिए सारे गठबंधन दल तैयार होंगे, इतना मुझे विश्वास है। मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। नेतृत्व ये भी कहता है कि भैया पब्लिकली ऐसा बयान मत दीजिए, फिर अगर सब कुछ अगर आपको ठीक है। नामिका जी, अभी पेच नहीं फंसा हुआ हाजीपुर सीट एलजेपी के जो दोनों गुट हैं। मैंने आपसे कहा कि एनडीए के जितने भी हमारे सहयोगी घटक हैं, हम सारे लोग, हमारे लिए मुख्य उद्देश्य है जनता की सेवा करना। अपनी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सारे सहयोगी दल इस देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और उसको विश्व गुरु बनाने के लिए काम करना चाहते हैं।
कोई भी सीट हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि हम एक दूसरे के मन को पीड़ा पहुंचाएंगे, किसी की विचारधारा को हम अलग से उसको लेकर की हर सीट पर आपकी नजर है। हाँ, विपक्षी गठबंधन की हर सीट नहीं, पर हम आपकी नजर है। हमारे से किसी की नजर नहीं है, हमारी अपने काम और कार्यकर्ताओं पे नजर है। पूजा जी, आप 2024 पर जनता जनार्दन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमारी नजर है। पूजा जी, आप किसी पर एक हमारी चाचा नजर भतीजा नहीं की है। बात कर रही हैं, आप एक चाचा भतीजा की बात तो कर रही हैं, लेकिन दूसरे चाचा भतीजा की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी होगी यदि एजाज भाई आज आप हमारे बीच आज हैं, तो कम से कम यहीं से यह कह दें कि कम से कम नीतीश कुमार को ये पीएम कैंडिडेट के रूप में स्वीकार करते हैं, कम से कम इतनी घोषणा कर दें जिसके आधार पर यह गठबंधन बना था। सवाल पीएम पद को लेकर बार बार नीतीश कुमार का नाम आगे करना, सवाल दोनों ही आरजेडी की अलग बैठक हो रही है, जेडीयू की अलग बैठक हो रही है, क्यों हो रही है इसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पूजा जी कि भारतीय जनता पार्टी या लोजपा या आरएलएसपी सबसे पहले ये बताए कि क्या ये लोग एक साथ बैठक करते हैं अपने इंटरनल मीटिंग में। एजाज भाई, मेरी पार्टी का नाम सही ले लीजिए, राष्ट्रीय लोक जनता दल है। बैठक हो रहा है, अलग अलग विचार है, लेकिन सभी इंडिया के विचार के साथ चल रहे हैं। और इंडिया का विचार है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम मुद्दों के आधार पर मोदी को नहीं आने देंगे, और मुद्दे को सारे लोगों ने स्वीकारता प्रदान की है, और मोदी के नेतृत्व पर अब लोगों का विश्वास स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ जो लोग भी हैं, 2019 के बाद बता दीजिए कभी भी एनडीए की बैठक हुई है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहा करते थे कि एक अकेला सब पर भारी, आज उनको आ गई 39 की बारी। इससे ही समझ में आता है कि इंडिया गठबंधन का निर्माण के नाम से ही इन लोगों के अंदर कपकपी आ गया, और जिस तरह से बेचैनी है वो एनडीए के रूप में स्पष्ट रूप से सामने दिखा। जिस दिन बेंगलुरु में हमारी बैठक चल रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए की बैठक की और 38 दलों को, वैसे वैसे दलों को जोड़ा है जिसका अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। बिहार में भी वैसे दल हैं, अब बड़ा बयानवीर बने हुए हैं, उनका अभी अपना अस्तित्व भी पार्टी के रूप में सामने नहीं है। वो अपने अस्तित्व के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी स्पष्टता से नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़े बयानवीर बने हुए हैं नितिन जी जैसे लोग। इनको सबसे पहले स्पष्ट करना चाहिए कि जब अनरजिस्टर्ड पार्टी इस तरह का बयान देती है तो इनके समझ पर तरस आता है, इनकी सोच पर जिस तरस आता है। गठबंधन के पास प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए एक योग्य उम्मीदवार ना हो, जिस गठबंधन के पास प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए एक योग्य उम्मीदवार ना हो और हर व्यक्ति वहां पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो, वो इस तरह की बात करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है। आवाज भी नहीं आ पा रही है। पूजा जी मेरा नाम लिया गया है, मैं जवाब देना चाहता हूँ। पूजा जी मेरा नाम लिया गया है, मैं जवाब देना चाहता हूँ। स्पष्ट रूप से आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं ना, वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आपको लाया है आपके माध्यम से कहीं ना कहीं बयानबाजी करवाना और ऐसे लोगों को सामने खड़ा रखना। पूजा जी 10 सेकंड प्लीज। भारतीय जनता पार्टी एक रिबटल देना है हमको। मैं पहले मैं अरुण जी और अर्जुन जी को बात खुल गया कि नहीं खुल गया, लोगों ने समझ लिया कि नहीं समझ लिया कि एक अकेला नहीं, अब उसको 39 की याद आ गई है, और 39 की बारी में वो इंडिया से मुकाबले के लिए खड़े हुए हैं, जिस इंडिया का संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम नफरत की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम जो भ्रष्टाचार है उसको सदाचार का रूप देने का जो कार्य कर रहे हैं उनको आगे नहीं। एक बात समझना चाहूंगी अरुण जी, आपसे समझना चाहूंगी। ठीक है जालजी, नेताओं को बचाने का जो प्रयास चल रहा है उसको हम नहीं होने देंगे, और हम दो हमारे दो की जो राजनीति चल रही है और जिस तरह से इनके माध्यम से इनको फायदा पहुंचाने के लिए लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं ये नाम बदल करके अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। तो ये देश है, इस देश में आपकी कोई भी नीति और रीति नहीं चलने वाली है। ये देश है महात्मा गांधी का, देश है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का,
देश है लोहिया कर्पूरी का, देश है लालू जी का, देश है नीतीश कुमार का। और इसमें भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी इस तरह की राजनीति नहीं कर सकती है, ये समझ लीजिए। ठीक है अरुण जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगी, बेशक यहाँ पर अलग अलग बैठकें हो रही हैं, आरजेडी अपने स्तर पर बैठक कर रहा है, नीतीश कुमार भी बैठक कर रहे हैं, उधर अखिलेश यादव अलग अलग बैठक कर रहे हैं। क्या स्थानीय स्तर पर ये बैठकें राष्ट्रीय लेवल पर मुद्दों को सुलझा पाएगी? क्या सीट शेयरिंग का मुद्दा आपको लगता है कि इन बैठकों के जरिए सुलझ गया होगा और इन्हीं की बात ऊपर रखी जाएगी जब कल दिल्ली में बैठक होगी? नहीं, देखिए, जितनी पार्टियां हैं उसकी अलग बैठक होंगी, ये स्वाभाविक है। इस अलग अलग पार्टी की बैठकों पर कोई चर्चा करने का मुझे नहीं लगता है कोई औचित्य है। अब एनडीए में अभी 36 पार्टियां हैं, अब आईएनडीए में 28 38 है, एनडीए में 38 है। मुद्दा अलग है, सीट की मांग, हाँ 38 है, ठीक है, तो 38 पार्टी की बैठक, इसको लेकर मुझे नहीं लगता है कि बैठक अलग होने पर कोई चर्चा का विषय है। हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए चुनाव के पहले हमारी क्या रणनीति, हम अब देखिए, अभी कोई पार्टी, जो पार्टी 9 सीट की दावा कर रही है, यदि उसको 4 ही सीट लड़नी हो तो 4 सीट के लिए उस समय पूरी स्ट्रेटजी से लड़ेगी। लेकिन बैठक अलग अलग करने पर, पूजा, इस पर कोई जो अभी नई अनहोनी है ना, रिचुअल है, ऐसी बैठक अलग अलग करनी ही चाहिए। रही बात इस बैठक के बाद जो आपने सवाल किया है, हाँ, इस बैठक के बाद जो बातें उभरेंगी, विपक्षी गठबंधन की बैठक में रखा जाएगा, ऐसा ही नहीं, वही कह रहे हैं। देखिए, इस बैठक में नीतीश कुमार कोई अपनी जो पार्टी की स्ट्रेटजी होगी वो थोड़े प्रखंड लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ डिस्कस करेंगे, या तेजस्वी कल होके 13 तारीख की जो समन्वय समिति की बैठक होगी उसके संबंध में क्या रीति नीति होगी, क्या कार्य योजना होगी, ये कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा बैठक किया जाता है, अपने विधायक के साथ भी नहीं करेंगे। नीतीश जी ने इसके पहले सांसद विधायकों के साथ की तो एक गेट टुगेदर था, उसमें कोई कल क्या नीतीश जी करेंगे ये अपने सांसद विधायक को थोड़े बताएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि अपने लोगों के साथ मिलना बैठना एक स्वाभाविक है, मिलना बैठना चाहिए भी। ये तो एक तो कभी कभी मिलते हैं, और जब मिलते हैं इस पर भी हम लोग सवाल उठाते हैं। अब तो हालत ये होगी कि नेता कार्यकर्ता से कहाँ मिलता है। अब ऐसे अवसर सब जब चुनाव नजदीक होता है तब कार्यकर्ता याद आते हैं, संगठन याद आता है। सामान्य दिनों में तो बेचारा कार्यकर्ता सिर्फ जिंदाबाद और जयकारा लगाने में होता है, और नेता कहीं जाए तो माला पहनाने में होता है। ये कम ही अवसर होता है, साल में ऐसे 2-4 अवसर आते हैं जब नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास में बुलाते हैं। अब ऐसी बैठकों पर हम सवाल करें तो बेचारा कार्यकर्ता क्या करे, वो तो सब दिन अभिस्तक है सड़क पर नारा लगाने के लिए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ सौरभ जी, ऐसी बैठकों के बाद जो फलाफल होगा हमको उस पर सवाल उठाना चाहिए। नहीं सर, हम लोग नहीं सर, हम लोग बैठक पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि बैठक में जो निकल कर आएगा उसका कितना असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर, हम लोग इस पर सवाल कर रहे हैं। बैठक स्वाभाविक है, बैठक होना भी चाहिए, क्योंकि अलग गठबंधन है लेकिन दल अलग अलग है। सभी ने एक साथ विलय नहीं किया है, सभी की अपनी अपनी पार्टियां हैं, सभी अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, सभी अपना फीडबैक लेते हैं। लेकिन सवाल का मतलब ये है कि इसका कितना असर महागठबंधन पर पड़ेगा। कल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है उस पर कितना असर पड़ेगा। जी, इस बैठक से उस कोऑर्डिनेशन कमेटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं करवा, मैं ये कह रहा हूँ। सबको अपना अपना एजेंडा तय कर लिया है, कितनी सीट लड़नी है इसका एक रूपरेखा सबों ने तैयार कर रखा है। अब रही बात की वहां जो एक फॉर्मूला हुआ, अब लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में असेंबली चुनाव, हम सिर्फ बिहार की बात पहले कर रहा हूँ, तो पार्लियामेंट का इलेक्शन रिजल्ट कुछ और था, उस समय की तस्वीर कुछ और थी, और लोकसभा की तस्वीर अब खुद ही जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, जिसके साथ लड़ा गया था, नीतीश जी आज दूसरे पाले में है, तो पूरी राजनीतिक तस्वीर बिहार की बदल गई है। कल तक वो भाजपा के साथ थे, भाजपा के चेहरा थे और भाजपा को मजबूत कर रहे थे, 40 में 39 सीट जीते थे। आज 16 सीट जीती हुई सीट के साथ वो लालू जी के साथ हैं, जो लालू जी एक भी सीट नहीं जीते थे। और ठीक है, तो अगर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम 2015 में जो असेंबली चुनाव में हमने जो इतिहास कायम किया था, इन बैठकों से कुछ
तो इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि इन बैठकों से सिर्फ कार्यकर्ताओं को चार्ज करने भर का ये रिहर्सल है। और लेकिन उस बैठक में जो 13 की बैठक है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के लिए सभी पार्टियों ने अपना एजेंडा, अपनी कार्य योजना, ठीक है, सब कुछ तैयार कर रखी है, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है अरुण जी, आदान कुछ प्रदान ऑडियो होगा। प्रॉब्लम आपने देखा है। ठीक है अर्पित, अब जब कल मेरे ख्याल से अर्पित जी भी चले गए हैं, तो सौरभ, मेरा ये अगला सवाल आपसे है कि अब कल जब अर्पित जब कल ललन सिंह नहीं होंगे तो उनकी अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव ही सिर्फ रहेंगे बिहार से, जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या कल बिहार पे बात हो पाएगी? जी बिल्कुल, कल मुझे लगता है कि देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत है या जो फॉर्मूला है वो जरूर कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखी जा सकती है कि हमारे बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक ये हो सकता है, वो तेजस्वी यादव अपने तरफ से रख सकते हैं। इसके अलावा बात ये भी होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो चुनावी सभा होगी, ठीक है, उसमें कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं, किन किन राज्यों में वो सभा होगी, अगर बिहार में सभा होगी तो लोकसभा चुनाव से पहले कितनी सभा होगी, उसमें हमारे डिमांड क्या है, क्या हमारे जो लोकल नेता हैं यानी स्टेट लेवल के जो नेता हैं मतलब वही नेता उस चुनावी प्रचार में शिरकत करेंगे या उनकी डिमांड कुछ और ज्यादा है। मतलब मसलन की जैसे जो नेशनल लीडर है वो अगर आपकी डिमांड है तो वो भी आप अपनी रख सकते हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर चर्चा होगी कि चुनावी जो सभा होगी लोकसभा चुनाव से पहले उसकी रणनीति क्या होगी, आपके अपनी तरफ से सीटों का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि सब लोगों ने बोल दिया है कि अगर एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार का फॉर्मूला अगर हम लोग अपनाते हैं तभी हम लोग बीजेपी को हरा पाएंगे। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है, एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार। कि अगर रैलियों की अगर हम बात कर रहे हैं अर्पित राय, तो ये भी खबर आ रही है कि नीतीश चाहते हैं कि भैया पहली रैली पटना में हो। पटना राजधानी है स्टेट की, तो अगर इसमें वो चाहते हैं तो ऐसी कोई गलत बात नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी वहां पे। लेकिन उसके अलावा भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पे आरजेडी ताल ठोक सकता है और वो लोग चाहेंगे कि रैलियां वहां पे कंडक्ट की जाए। जैसे माधेपुरा है, आपने बोला कि आरजेडी की फेवरेट सीट एक है सिवान में भी रैली की जा सकती है, जहानाबाद में की जा सकती है। अगर पटना में रैली की जा रही है तो पटना में राजधानी है देश की, अगर वहां से वो चुनावी आगाज करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जी पूजा जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ, मुझे आवाज आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। जी, मैं वही कह रहा था कि अगर पटना से वो चुनावी आगाज करना चाहते हैं, पटना बिहार की राजधानी है। इसके अलावा भी कई सीटें हैं, सिवान, जहानाबाद, बेगूसराय, जहां पे इंडिया अलायंस का अच्छा खासा हिसाब किताब है। लेकिन अगर पटना देश की राजधानी और वहां से अगर जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री चुनावी आगाज करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, और मुझे लगता है कि इसमें बाकी दलों को भी, उनके सहयोगी दलों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है विनीता, मैं आपको समय दे रही हूँ, बोलिए। आप बहुत देर से पॉइंट नोट करके बैठे थे, चलिए। पूजा जी शुक्रिया। नहीं, मैं दो बातों पे कहना चाहूंगा। जैसे जहाज जी बार बार हमको या अभी जो राष्ट्रीय लोकदल की जो नितिन भाई जो बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा सर, ये बोलते हैं 12th मैन है। अरे तो 12th मैन ने आपके मुख्यमंत्री को पानी पिला दिया, अब तो हम मेन टीम में आ गए, अब सोचिए क्या हाल करेंगे। पहली बात ये हो गई। पूजा जी बोल लेने दीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अरुण सर चले गए, लेकिन मेरा ये पूछना है कि बिना सीट शेयरिंग हुए ये कौन सी स्ट्रेटजी बन रही है? मान लीजिए कि आपने स्ट्रेटजी बना लिया और सीट जिसको चाहते हैं आपको सीट नहीं मिला आपका, तो फिर तो दैट स्ट्रेटजी विल गो आउट ऑफ द विंडो ना। मेरा पूछने का मतलब ये था कि एक बार सीट शेयरिंग हो जाए, फिर आप जानते हैं कि भाई मेरा ये सीट है, उस पे आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन उससे पहले स्ट्रेटजी अलग अलग मीटिंग करने का मतलब क्या है? ये है कि एक दूसरे को दबाव में रखिए आप कि हमको इतना दीजिए या आप मेरे साथ ऐसे बन के रहिए। ये नीतीश कुमार जी जाके मोदी साहब के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, ये एक दबाव का तरीका है कि भाई अगर ऐसा कीजिएगा तो हम निकल लेंगे यहाँ से। वही बार बार हम पूजा जी कहना चाहते हैं। पूजा जी मेरी पार्टी का भी नाम लिया गया है। बहुत कम है, 10 सेकंड दे रही हूँ एजाज जी को, 10 सेकंड। पूजा जी, अभी जो विनीत जी कह रहे थे, सबसे पहले तो ये स्पष्ट करें कि इनको कितनी सीटें मिल रही है।
और एनडीए गठबंधन में इनको किस हैसियत से देखा जा रहा है? इनको उसी हैसियत से देखा जा रहा है कि चचा और भतीजे के बीच में लड़ा करके राजनीतिक रोटी सेकना। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। और जो ये बोल रहे हैं, इनको अभी स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव मैदान में उतारेगी स्पष्ट कर दे। और भारतीय जनता पार्टी वक्त बहुत कम है, माफी चाहूंगी नितिन जी, वक्त बहुत कम है हमारे पास, तो अभी मुझे विराम देना पड़ रहा है इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बिहार की राजनीति, बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, चाहे बात सिर्फ इंडिया गठबंधन की नहीं है, बात एनडीए गठबंधन की भी है, तो ऐसे में देखना होगा कि कहाँ कौन सा गठबंधन किस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर राजी होता है और कैसे अपने उम्मीदवार उतारता है, क्योंकि लड़ाई इस बार 2024 की बेहद दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। नमस्कार।